इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का रीढ़ की हड्डी 3 चैप्टर समझाने जा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, यानी कि रीढ़ की हड्डी एक नाटक है और वो नाटक का एकांकी यानी कि एक अंक है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि किस प्रकार लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। पर्दा खुलने पर बाबू राम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं, यानी कि एक नाटक की रूपरेखा चल रही है कि जैसे ही पर्दा खुलता है तो बाबू राम स्वरूप जो हैं वो अपने नौकर के साथ मिलकर अपने यानी कि अतिथि कक्ष यानी कि जहाँ पर मेहमानों को बैठाला जाता है उस कमरे को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। वो तख्त को बिछा देते हैं और नौकर से कहते हैं कि दरी और चादर ले आओ। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। वो भूल जाता है कि मालिक ने चादर मंगाई थी। वो चादर की बजाय उसकी जो मालकिन थी प्रेमा, उससे वो धोती मांगता है कि मालिक की धोती दे दो। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहाँ आती है। उस पर उसे गुस्सा आ जाती है और वह वहाँ पर आती है। राम स्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। राम स्वरूप प्रेमा से कहते हैं कि मैंने धोती नहीं चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। प्रेमा बताती है नौकर से कि तुम अलमारी में से चादर को निकाल लो। राम स्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। जो राम स्वरूप हैं उनकी लड़की हारमोनियम भी बजा लेती है, इसलिए वो हारमोनियम को कमरे में रखवा देते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है। तभी प्रेमा जो है वो अपने पति से कहती है कि उसकी जो बेटी है उमा वो तो गुस्सा है। वह ना तो पाउडर लगाने को तैयार है और ना शादी के लिए उसके अंदर कोई उत्साह या उमंग है। राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी कि बेटी को संभालना और समझाना तुम्हारा काम है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डाल देती है। पत्नी भी अपना पल्ला झाड़ती और कह देती है कि ये काम तुम्हारा है, कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था। ये भी वो कहने लगती है, उसे व्यंग करने लगती है कि लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था। वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफ़ी था। मतलब वो इंटर पास कर लेती, यही उसके लिए बहुत था। बाबू राम स्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम इस तरीके से चिल्ला के बता रही हो और हम लोग उसकी पढ़ाई को छिपा रहे हैं, तो तुम्हें चुप रहना है। तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो, फिर भी तुम बोल रही हो कि हमने एंट्रेंस का नाम जो है कि एंट्रेंस करवाया है। तो राम स्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं। राम स्वरूप कहने लगते हैं कि जो हमारे मेहमान आज आ रहे हैं वो गोपाल प्रसाद हैं, कि वे यूं ही तो वो वकील हैं, वैसे तो वो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में भी जाते उठते बैठते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जो लड़की चाहिए वो कम पढ़ी लिखी चाहिए। कैसे दकियानूशी ख्याल हैं इनके, मतलब कैसी पिछड़ी सोच है इनकी। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है, यानी कि उनका जो बेटा है वो अपने पापा से भी आगे है। वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, यानी कि उसने बीएससी कर लिया, अब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता, परंतु उसकी भी यही सोच है कि उसे लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए। इतना बताकर राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे भेजे, और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बेटी उमा को समझाओ और उसको अच्छे से तैयार करके नीचे भेज दो। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। इतने में उनको जो नौकर था वो कहने लगता है कि बाहर कोई अतिथि कोई मेहमान आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं। वो जल्दी से हारमोनियम को सही कर देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं कि ब्रेड में मक्खन लगानी पड़ेगी, इसलिए तो मक्खन ले आओ। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ घर में प्रवेश करते हैं और राम स्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं, और राम स्वरूप है उनको नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। जो लड़का है शंकर, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कुछ झुकी हुई है।
कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं, सब कुछ कुशल मंगल है, ऐसा पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा, अभी इस साल तुम्हारा आखिरी साल होगा बेटा पढ़ाई का। तो शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं, अभी उसको 2 साल और पढ़ना है। तो गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। वो कहने लगते हैं कि अपने बेटे की गलती छिपाने के लिए वो उससे बताते हैं कि वो 1 साल बीमार हो गया था, इसलिए पेपर नहीं दे पाया। तो गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं, गोपाल प्रसाद भी हंसी मजाक करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे ज़माने में क्या क्या चीज़ें होती थीं। वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ी खा जाते थे। वो कहने लगते हैं कि जब हम लोग जवान थे तो स्कूल से जब वापस आते थे तो दर्जनों कचौड़ी खा लेते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी, लेकिन फिर भी जब खाना खाने बैठते तो पूरा खाना खा लेते। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, और उस ज़माने में जिस तरीके से आज खेल की सुविधाएं हैं वैसी सुविधाएं भी नहीं थी। फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी, फिर भी वो खाने को पचा लेते थे। फिर वे पढ़ने लिखने का रौब दिखाते। फिर वो कहते कि अगर हम लोग पढ़ने लिखने बैठते, कि वे एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे से पहले नहीं उठते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अधिक अंग्रेजी लिखता था। उस समय का जो मैट्रिक पास लड़का या लड़की होती थी वो एमए पास से भी अच्छी अंग्रेजी लिख सकता था। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का भी समर्थन करते हैं, तो शंकर ही करता रहता। तो शंकर वो हंसता रहते हैं। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए, यानी कि वो शादी को एक बिजनेस मानते हैं। और वो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाते हैं। रामस्वरूप सोचते हैं कि कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं। फिर वह पीछे वाले कमरे से चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे उठाने चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरे कमरे से जो नाश्ता पानी उन्हें खिलाना है वो लेने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं कि मकान बकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है। जब वो चले जाते हैं तो गोपाल प्रसाद और शंकर आपस में बातें कर रहे हैं कि मकान अकान तो देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग पैसों में ठीक ठाक हैं, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहते हैं, बैकबोन सीधी करने के लिए, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है वो झुकी हुई है और उसको सीधा करने के लिए वो कहते हैं। इधर उधर की गप्पों के चलते लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है, मतलब इधर उधर की बातें होती रहती हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि मैं लड़की सुंदर चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था, हम लोग जब लड़की देखते ही नहीं थे, ना हम लोगों के ज़माने में खूबसूरती का कोई सवाल उठता था। वह शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी कि जब आप शादी तय कर रहे हैं तो जो खूबसूरती का जो हिस्सा है वो कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, यानी कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े, चाहे उसको अपनी सुंदरता दिखाने के लिए पाउडर ही क्यों न लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मतलब वो ये कहते हैं कि हमें लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी समर्थन में कहता है कि जी हाँ, कोई नौकरी तो करवानी नहीं है। उनका बेटा भी समर्थन करता है और वो कहता है कि हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब लड़कों को बीए एमए पढ़ाया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट लो, यानी कि लोगों की ऐसी सोच है। परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है, यानी कि लड़कों को पढ़ाना और लड़कियों को पढ़ाना केवल एक ही बात है? तो वो कहते हैं कि पुरुष का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतों में भी अंग्रेजी अखबारी पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अगर यानी कि जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं वो भी समाज में निकल पड़ी बाहर, तो फिर गृहस्थी का काम कौन चलाएगा? वे तर्क देते हैं, जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं
जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है, यानी कि केवल पुरुषों को ही पढ़ाना चाहिए। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं और उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर वहाँ आती है, यानी कि पान की प्लेट लेकर वो वहाँ आती है। उसके कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं और रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं। पिछले महीने वो बताने लगते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुख रही थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। रामस्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है और गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है, यानी कि उसको नाक नक्शा और उसके चलने फिरने का तरीका उनको अच्छा लगता है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता थी, यानी कि उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। अचानक उमा की आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिल जाती है, यानी कि अचानक उमा की जो आंखें हैं वो ऊपर शंकर की तरफ देख लेती है और वो देखती है कि शंकर अपनी आंखों को चुरा रहा है। वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं क्या उसे पेंटिंग वेंटिंग आती है, मतलब वो भी पूछने लगते हैं कि तुम पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हो। रामस्वरूप कहते हैं कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी ने बनाई हुई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछा जाता है तो रामस्वरूप कहते हैं घर के सारे कपड़े, यहाँ तक कि उसकी कमीजें भी उमा सिलती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं बेटी कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं, तो उमा चुप रहती है और रामस्वरूप सफाई देते यह बेचारी शर्माती है। गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है और वो रूखे स्वर में कहने लगते जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ खरीदार को दिखला देते हैं। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वो बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते, उन्हें लगता है कि उमा ने मेरा अपमान कर दिया। उमा कहती है और आप तो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, ज़रा अपने इन साहबजादे से भी पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तो गोपाल प्रसाद गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, और वो धोखा मानते हैं। बीए पास, उफ गजब हो जाता है, झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं। वे वापस जाने लगते हैं तो उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है उमा उन्हें बातें सुनाते हुए कहती है कि ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लड़के बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। यानी कि वो कहना चाहती है कि जो शंकर है वो अपने पिताजी के बातों में हाँ करने वाला लड़का है। वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ये मानते हैं कि केवल पुरुष का पढ़ना ही समाज के लिए सही है और लड़कियों का पढ़ना खराब है, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए उसने बताया है कि यानी ऐसे व्यक्ति बिना रीढ़ की हड्डी के समान है। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं और रामस्वरूप धम्म से सोफे पर बैठ जाते हैं। यानी कि हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और लड़के ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे होने चाहिए, तो वो सोच गलत है, क्योंकि लड़कियों को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो ये सोच रखते हैं वो रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और वो अब ऐसे समाज के लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए हमें अपनी ये सोच को बदलना चाहिए और हमें लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाना चाहिए।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।